हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज की क्लास में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे उसी मिडेवल हिस्ट्री की। ठीक है, तो इससे पहले की जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं इस पूरे के पूरे मध्यकालीन इतिहास से रिलेटेड, उनमें से कुछ वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सहजता पूर्वक वहां से जाकर के पहले उन सारी क्लासों को देख लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, बाकी आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो फिलहाल में इससे पहले वाली क्लास में जो भी हम जिक्र कर रहे थे मुगल वंश के संदर्भ में, उसी मुगल वंश के संदर्भ में आज हम पुनः एक नए अंदाज में इस क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल में इससे पहले वाली क्लास देख लीजिएगा जिससे कि हमारे अध्ययन के दृष्टिकोण से थोड़ा सा सहजता महसूस होगी, जो कि काफी सारी बातों का जिक्र हम कर चुके हैं इससे पहले की क्लास में आपके साथ में, और आज भी हम आपके साथ में उन तमाम सारी बातों का जिक्र करने वाले हैं या उन तमाम सारी बातों का या उन तमाम सारी घटनाओं का जिक्र करने वाले हैं जो कि इस मुगल काल के दौरान में या मुगल वंश के दौरान में जो भी हम अध्ययन कर रहे थे वो हमारा बादशाह था कौन, हुमायूं के संदर्भ में। ठीक है, तो इससे जुड़ी हुई जो भी सारी घटनाएं हमारी इतिहास के अंतर्गत में वो भी मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत में प्रचलित हैं या इतिहासकारों के द्वारा बाकायदा हुमायूं के संदर्भ में जो भी सारी घटनाएं हमारा इसमें संकलित किया गया एक बेहतरीन अंदाज में, हमेशा और हमेशा के लिए हम उन तमाम सारी घटनाओं का जिक्र करने वाले हैं आज इस अपनी एक क्लास के माध्यम से। तो पूरी एकाग्रता के साथ में बने रहेंगे मेरे साथ में और थोड़ा सा नजर डालते हैं हुमायूं के इतिहास पे। देखते हैं इसी में क्या बात कर रहे थे हम। इससे पहले बात कर रहे थे मुगल वंश के संदर्भ में, और इस मुगल वंश में हम लोग बात कर रहे थे किसका, यानी हम लोग जिक्र कर रहे थे हुमायूं के संदर्भ में। ठीक है, जो कि काफी सारी बातों का जिक्र मैंने इससे पहले की क्लास में किया था। तो देखते हैं और नजर डालते हैं। फिलहाल में इससे पहले वाली क्लास मैं बार बार बोल रहा हूं कि देख लीजिएगा, उसके बाद आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। फिलहाल में एक थोड़ा सा माइंड सेट हमारे माइंड में सेट हो गया होगा कि किस प्रकार का बादशाह था हमारा ये मुगल वंश के दौरान में। ठीक है, यानी एक प्रकार से छवि हमारी बनती नजर आ रही है कि ये जो हमारा हुमायूं था इसका व्यक्तित्व या इसका जीवन कैसा रहा होगा। ठीक है, तो फिलहाल में मजा मारते हैं थोड़ा सा और आनंद लेते हैं इस हुमायूं के संदर्भ में कि कौन था, कैसा था और इसका व्यक्तित्व कैसा था। ठीक है, फिलहाल में इससे पहले थोड़ा सा रिवीजन मोड में लेते हैं जिससे कि अध्ययन के दृष्टिकोण से और अधिक सहजता महसूस हो। ठीक है, तो इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने जिक्र किया था, फिलहाल में तमाम सारी बातों का जिक्र किया, थोड़ी बहुत चर्चा हम यहाँ पे करते हैं। और फिलहाल में अगर स्वयं की अपनी बौद्धिक क्षमता विकसित करनी है तो इससे पहले वाली क्लास जरूर देखिएगा जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर क्लास पसंद आती है तो लाइक करना बनता है बॉस। ठीक है, देखते हैं इसी में हुमायूं के संदर्भ में इसके कार्यकाल को दो भागों में बांटते हैं। दो भाग अर्थात जब बाबर की मृत्यु होती है अर्थात इनके पिता की मृत्यु होती है तो 1530 में होती है। ठीक है, और 1530 से 40 के मध्य में एक कार्यकाल इसका ये होता है एंड उसके पश्चात में 10 से 15 वर्ष का गैप होता है जिसमें कि मुगलिया सल्तनत पूर्ण रूप से दिल्ली और आगरा वाले क्षेत्र से क्या होती है, समाप्त हो जाती है और बीच में ये हमारा सूर्यवंश स्थापित होता है। तो इसकी चर्चा बाकायदा हम जब सूर्यवंश का अध्ययन करेंगे तो वहां पे करेंगे। ठीक है, फिलहाल में कंटिन्यूटी जो हमारी बनेगी वो बनेगी इसी मुगलिया सल्तनत के संदर्भ में। उसके पश्चात में हमारा हुमायूं पुनः अपनी सत्ता को स्थापित करता है 1555 में, और 1555 के पश्चात में 1555 एवं 56 के मध्य में
केवल और केवल 1 साल ही ये अपनी सत्ता को क्या करता है, मतलब सत्ता पुनः स्थापित करता है दिल्ली और आगरा वाले क्षेत्र में। लेकिन ये मतलब इसका जो कार्यकाल होता है वो महज केवल और केवल 1 वर्ष का ही होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इस कारणवश क्योंकि इसके सत्ता स्थापित करने के पश्चात में ही या 1 वर्ष के दौरान में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो फिलहाल में इतनी सारी बातों का जिक्र किया और फिलहाल में इसमें हमने और क्या जिक्र किया था उसको भी थोड़ा सा और देखते हैं। यानी हमने इसके पहले की क्लास में और जो जिक्र किया था वो हमने जिक्र किया था हुमायूं के यानी जीवन के संदर्भ में, यानी जो भी इसका जीवन था या इसका जो भी हमारा व्यक्तित्व था उसके संदर्भ में भी हम लोगों ने अध्ययन किया था। इसके पश्चात में और क्या जिक्र किया था इसके पहले की क्लास में, हुमायूं का शासक बनने के पश्चात में, यानी हुमायूं के शासक या बादशाह ज्यादा बोले तो बेटर होगा। ठीक है, तो हुमायूं के बादशाह बनने के पश्चात में क्या होता है कि इसके पास में चुनौतियां कई सारी होती हैं। यानी ये कैसे सत्ता को स्थापित करेगा, स्थानीय सत्ता को। और एक नोट पॉइंट डाल के यहाँ पे ये लिखिएगा कि चाहे बाबर हो या हुमायूं हो, ये दोनों मतलब भारतीय क्षेत्र में सत्ता तो स्थापित करते हैं लेकिन अभी भी पूर्ण रूप से स्थायित्व तो सत्ता मुगलिया सल्तनत की स्थापित नहीं हो पाती है। ठीक है, वो अब जैसे जैसे इनके वंशज आते जाएंगे, जैसे इसके पश्चात में आएंगे अकबर, तो यहां से पूर्ण रूप से मुगलिया सल्तनत क्या होती है, एकदम स्थायित्व तो प्रदान कर पाती है। ठीक है, तो अभी भी एक प्रकार से बोले मुगल वंश जरूर चल रहा होता है लेकिन स्थायित्व तो सत्ता अभी पूर्ण रूप से स्थापित ना ही बाबर कर पाया और ना ही हुमायूं कर पाया। ठीक है, तो इसके पश्चात में कई सारी चुनौतियां थी, इसका भी अध्ययन हम कर चुके हैं। एंड इसी के पश्चात में और क्या बातों का जिक्र किया हमने या और क्या अध्ययन करना है, अध्ययन हमने ये करना है चुनौतियों के पश्चात में हम लोगों ने जिक्र किया था या जिक्र कर देंगे, नहीं किया था तो कर देंगे इस क्लास के माध्यम से। ठीक है, यानी हुमायूं के शासक बनने के पश्चात में, हुमायूं के शासक बनने के पश्चात में इसने भारतीय क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे युद्ध किए, कौन कौन से ऐसे युद्ध किए या संघर्ष किए, इसका भी जिक्र आज हम इस क्लास में करने वाले हैं। फिलहाल में कर दिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं किया होगा तो इस क्लास के माध्यम से आज हम एक बेहतरीन अंदाज में हुमायूं ने इस पूरे के पूरे भारतीय क्षेत्र में अपने जीवन काल के दौरान में जितने भी युद्ध लड़े इस भारतीय क्षेत्र में उनका हम जिक्र यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, इसके पश्चात में और क्या जिक्र करना है, यानी हुमायूं के संदर्भ में अगर हम लोग और जानना चाहें जिससे कि हमारी थोड़ा सा और रुचि बनेगी या रुचि बनने के साथ साथ में हुमायूं के संदर्भ में हमारी स्वयं की बौद्धिक क्षमता अपनी क्या होगी, विकसित होगी। ठीक है, तो क्या होगा कि हम थोड़ा सा और जिक्र करते हैं जिससे कि थोड़ा सा आनंद आ जाएगा हुमायूं के संदर्भ में जानने में। ठीक है, तो और इसमें क्या मजा मारते हैं, इसमें हम लोग और जो अध्ययन करेंगे वो ये जिक्र करेंगे युद्धों के पश्चात में हम जिक्र कर देंगे थोड़ा सा किसका, यानी ये एक प्रकार से एक हमारा टाइटल दे ही देते हैं हम लोग, थोड़ा सा अपने अध्ययन के दृष्टिकोण से हमको सहजता महसूस हो, ज्यादा दुविधा या समस्या उत्पन्न ना हो, इस कारणवश हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि मतलब जब ये शेर शाह सूरी इसको परास्त करता है तो ये भारतीय क्षेत्र को छोड़ करके क्या हो जाता है, यानी भारत के पश्चिमी वाले क्षेत्र में अर्थात सिंध क्षेत्र में ये चला जाता है भाग करके अपनी जान बचाने के लिए। तो हम थोड़ा सा ये भी पढ़ देंगे कि हुमायूं का जो भी हमारा निर्वासित जीवन है, इसको भी इस टाइटल को याद रखिएगा कि हुमायूं के निर्वासित जीवन के संदर्भ में, निर्वासित जीवन के संदर्भ में इसका भी जिक्र हम कर देंगे। ठीक है,
एंड उसके पश्चात में लास्ट हमने जो एक टॉपिक और पढ़ना है वो ये पढ़ेंगे कि एक प्रकार से जब बीच में सूर्यवंश स्थापित हो जाता है, ये तो चला जाता है सिंध वाले क्षेत्र में अपनी जान को बचाते हुए, ठीक है। बीच में सूर्यवंश स्थापित होता है, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे जब सूर्यवंश पढ़ेंगे। उसके पश्चात में ये पुनः आता है 1555 में, अर्थात 30 से 40 के मध्य में 10 वर्ष का कार्यकाल होता है। 10 वर्ष ये पूर्ण रूप से अपना जीवन यापन करता है भारतीय क्षेत्र में और अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को एक बेहतरीन रूप में क्या करता है, संचालित करता है। इसके पश्चात में 15 वर्षों के लिए सूर्यवंश स्थापित होता है और 15 वर्षों के दौरान में सूर्यवंश के पश्चात में शेर शाह सूरी की जब मृत्यु होती है, उसके पश्चात में इसके जो वंशज होते हैं वो उतने मजबूत नहीं होते हैं, तो सत्ता को संभाल नहीं पाते हैं। दिल्ली आगरा वाला जो भी सारा क्षेत्र होता है उसको सूर्यवंश के जो भी हमारे वंशज होते हैं वो मतलब एक प्रकार से बोले तो अपना साम्राज्य संभाल नहीं पाते हैं। साम्राज्य एक प्रकार से बोले तो कमजोर हो गया था। इन्हीं सारी परिस्थितियों का फायदा उठा करके यानी हुमायूं सारी चीजों से अवगत हो चुका था, तो इन परिस्थितियों का फायदा उठा करके वह पुनः भारतीय क्षेत्र में आता है और आक्रमण करता है और फाइनली 1555 में पुनः मुगलिया सल्तनत क्या होती है, स्थापित हो जाती है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने जो और एक टॉपिक मैंने बोला जो अध्ययन करना है वो ये अध्ययन कर लेंगे कि हुमायूं का भारतीय क्षेत्र में पुनः आगमन। ये थोड़ा सा हमको अध्ययन के दृष्टिकोण से सहजता महसूस होगी और हमारी स्वयं की बौद्धिक क्षमता भी विकसित हो जाएगी और इसके विकसित करने के साथ साथ में हुमायूं के संदर्भ में या हुमायूं के जीवन के संदर्भ में क्या होगा कि हमको थोड़ा सा रुचि बनेगी कि इतिहासकारों ने आखिर हुमायूं के संदर्भ में इस पूरे के पूरे मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत में किन किन घटनाओं का वर्णन किया है, ठीक है, या किन किन बातों की चर्चा की गई है इतिहास के अंतर्गत में, जो कि इतिहासकारों ने एक बेहतरीन अंदाज में इसका वर्णन करके रखा है और हमेशा के लिए हुमायूं को इतिहास के सुनहरे अक्षरों में छाप करके रख दिया, जिसका अध्ययन आप और हम बड़े ही बेहतरीन अंदाज में आज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो लास्ट टॉपिक अध्ययन करेंगे वो हम बात करेंगे हुमायूं के, यानी हुमायूं का पुनः भारत आगमन, ठीक है। तो इसमें हम इसका अध्ययन भी कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल में किन किन बातों का जिक्र हो चुका, इससे पहले की क्लास में हुमायूं का व्यक्तित्व पढ़ चुके, जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्या वह होता है, सारी चीजों की चर्चा कर चुके हैं। हुमायूं के बादशाह बनने के पश्चात में चुनौतियां क्या क्या रही इसका भी जिक्र हम कर चुके हैं। आज जो हम जिक्र करेंगे वो फिलहाल में जिक्र करने वाले हैं इनके युद्धों के संदर्भ में और देखते हैं कि इसने पूरे के पूरे भारतीय क्षेत्र में किस प्रकार के युद्ध लड़े, ऐसे कौन कौन से युद्ध थे हमारे जो कि हुमायूं के द्वारा इस पूरे के पूरे भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत लड़े गए। और मैंने पहले ही बोला कि ये थोड़ा सा इतिहासकारों के द्वारा बोला गया कि ये एक विद्वान किस्म का बादशाह था, लेकिन मैं इसको विद्वान के साथ साथ में एक बेवकूफ की संज्ञा भी दे सकता हूं, अर्थात देता हूं। क्यों? क्योंकि ये जितने भी सारे क्षेत्रों में जाता था जीतता था तो बहुत ऐसे कम या एक प्रकार से बोले बहुत ऐसे कम हमारे मतलब संघर्ष थे या युद्ध थे जिसमें इसने संघर्ष किया, अर्थात युद्ध को जीता और वहां पे अपना आधिपत्य जमाया। ऐसा बहुत कम ही देखने के लिए मिलता है। ज्यादातर स्थानों पे इसने संधि करना ज्यादा बेटर समझा और इसी संधि के दौरान में पहले तो संधि कर लेता था तो ये तो अपने आप से स्वतंत्र हो जाता था कि वो जो दूसरा शासक है या सुल्तान है वो हमारा आधिपत्य स्वीकार करते हुए हमको क्या कर रहा है, सरेंडर कर रहा है। तो ये तो क्या करता है कि ये तो इस फिराक में होता है, लेकिन जो हारा हुआ शासक होता है उसके माइंड में कुछ और चल रहा होता है और बाद में वो होता है ना कि पीठ पीछे छुरा भोंकना टाइप का, तो वो यहां से बच करके और दूसरी तरफ रणनीति बना करके पुनः आक्रमण करते हैं
और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए हुमायूं क्या होता है, असफल होता है। इसी कारणवश इसको भारतीय क्षेत्र को छोड़ करके सिंध वाले क्षेत्र में जाना पड़ता है। इसको 2-3 बार मौका मिलता है कि शेरशाह सूरी को इसने हराया था, लेकिन हराने के पश्चात में इसने उसको मारा नहीं, ना ही उसको बंदी बनाया और ना ही उसको कैद खाने में डाला। उसको ये छोड़ देता था, अर्थात उससे संधि कर लेता था, समझौता कर लेता था। तो यही इसकी बेवकूफी थी कि ये थोड़ा सा एक प्रकार से बोले तो भावनाओं में बह जाता था बेचारा, यानी एक उदार किस्म का था। ठीक है, तो इन्हीं सारी परिस्थितियों का फायदा उठा करके, वैसे भी आजकल व्यक्ति भी यही करता है कि किसी का कमजोरी अगर पता चल जाए तो व्यक्ति उसी चीज का फायदा उठा करके उससे, वो होता है ना कि ब्लैकमेल टाइप करना, तो यही सारा सिस्टम हमारा हुमायूं के साथ में होता है। फिलहाल में देखते हैं युद्ध कौन कौन से हैं। बने रहिएगा क्लास में मेरे साथ में, देखते हैं इसी में और मजा मारते हैं, थोड़ा सा युद्धों को देखते हैं। क्या होता है कि इसका शासक बनने के पश्चात में पहला जो युद्ध था वो था हमारा कलिंजर का युद्ध। कौन था? इसको हम लोग कलिंजर के संघर्ष के नाम से, संघर्ष या युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, एंड दूसरा जो युद्ध हमने जिक्र करना है वो दूसरा हम लोग बात करेंगे दोहरिया का युद्ध, दोहरिया का युद्ध या संघर्ष के नाम से जानते हैं। तीसरी जो बात करेंगे वो तीसरी बात हम इसी में करेंगे, दोहरिया के पश्चात में अगर और बात करें तो इसी में हम थोड़ा सा जिक्र कर देंगे चुनारगढ़ के किले के संदर्भ में, यानी चुनारगढ़ के किले के संदर्भ में, या यहाँ पे भी एक हमारा संघर्ष होता है शेरशाह सूरी से, और अभी इसका नाम शेरशाह सूरी नहीं पड़ा, अभी इसका केवल और केवल शेर खां नाम था। ठीक है, वो चौसा के युद्ध के पश्चात में उसको एक उपाधि दी जाती है जो कि शेरशाह की उपाधि होती है, तभी से इसका नाम शेरशाह सूरी पड़ जाता है। फिलहाल में सूरवंश का मैंने पहले ही बोला, जब सूरवंश का अध्ययन करेंगे तो वहां पे एक बेहतरीन अंदाज में शेरशाह सूरी के संदर्भ में जिक्र हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो ये चुनारगढ़ के किले के संदर्भ में या इस संघर्ष को भी हम लोग देखेंगे कि हुमायूं के द्वारा आखिर इस चुनारगढ़ के संदर्भ में कौन कौन से, अर्थात किस प्रकार से संघर्ष किया गया। एंड अगर और मैं जिक्र करूं इसी में, तो इसमें हम लोग जिक्र कर देंगे चुनारगढ़ के पश्चात में एक जिक्र कर दूंगा मैं बहादुर शाह के संदर्भ में, बहादुर शाह के संदर्भ में। ये बहादुर शाह कौन था? इससे भी हुमायूं का संघर्ष होता है या युद्ध होता है, इससे भी हुमायूं ने क्या की थी? संधि की थी, शेरशाह सूरी से भी संधि की थी चुनार वाले किले पर। ठीक है, और ये हमारा बहादुर शाह से भी संघर्ष करता है, और इस संधि के पश्चात में हुमायूं को तो लगता है कि संधि हो गई, अब किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, तो वो अपना आधिपत्य इसके क्षेत्र में जमा लेता है। लेकिन ये महाशय क्या करते हैं कि एक वर्ष पश्चात में रणनीति बना करके पुनः हुमायूं पे क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं, तो इसका भी जिक्र कर देंगे। एंड बहादुर शाह के पश्चात में हम पुनः बात करेंगे चुनारगढ़ के संघर्ष की, यानी यहाँ पे शेरशाह सूरी को परास्त करता है, तो मारता नहीं है हुमायूं और ना ही उसको बंदी बनाता है, ना ही कैद खाने में डालता है, तो चुनारगढ़ के किले से भाग करके शेरशाह सूरी बिहार और बंगाल वाले क्षेत्र में चला जाता है। ठीक है, बिहार बंगाल वाले क्षेत्र में चला जाता है। उसके पश्चात में हम लोग वो जब शेरशाह सूरी होता है, इसी के संदर्भ में हम थोड़ा सा जिक्र फिर से चुनारगढ़ पे करेंगे, क्योंकि वो बाद में फिर से चुनारगढ़ के किले पर आता है। ठीक है, तो एक जिक्र हम फिर से कर देंगे चुनारगढ़ के संदर्भ में, चुनारगढ़ के किले के संदर्भ में फिर से जिक्र करेंगे कि पुनः यहाँ पे संघर्ष होता है, और वो संघर्ष किससे होता है? तो वो संघर्ष हमारा एक प्रकार से बोले तो शेरशाह सूरी से ही होता है। ठीक है, तो ये हमारा इसका भी याद रखेंगे हम, शेरशाह सूरी से ये काफी ज्यादा युद्ध करता है।
चौसा का युद्ध भी होता है, कन्नौज का युद्ध भी होता है, जिसको हम लोग बिलग्राम के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो ये सारे के सारे संघर्ष हुमायूं से जो भी होता है वो हमारे किससे होता है, शेरशाह सूरी से ही होता है। क्योंकि उस समय हमारे मतलब एक प्रकार से बोले भारतीय क्षेत्र में दो तीन शासक या दो तीन राजा ही हमारे क्या थे, महत्वपूर्ण थे या शक्तिशाली थे। एक थे हमारे अफगान, दूसरे थे हमारे एक प्रकार से बोले तो बहादुर शाह, और तीसरा अफगान के पश्चात में जब अफगानों की मृत्यु होती है तो हमारे आ जाते हैं ये शेरशाह सूरी। ठीक है, चुनारगढ़ के पश्चात में यानी चुनारगढ़ के किले के पश्चात में हम लोग पुनः जिक्र कर देंगे किसका, यानी हम लोग जिक्र कर देंगे इसी चुनारगढ़ के पश्चात में हम लोग जिक्र करेंगे चौसा के युद्ध की। किसकी बात करेंगे, चौसा के युद्ध की बात करेंगे। चौसा के युद्ध के संदर्भ में इसका भी जिक्र हम कर देंगे, चौसा का युद्ध। एंड चौसा के युद्ध के पश्चात में हमको इन युद्धों में या हुमायूं के संदर्भ में जो भी हुमायूं ने युद्धों का जिक्र किया था उनमें हम जिक्र करेंगे। इसके चौसा के पश्चात में हमारा आता है जिसको हम लोग कन्नौज के युद्ध के नाम से जानते हैं, कन्नौज के संघर्ष के नाम से जानते हैं या इसके युद्ध के नाम से जानते हैं। और इसी युद्ध को हम लोग एक नाम और देते हैं जिसको हम लोग बिलग्राम के संघर्ष के नाम से जानते हैं, संघर्ष या युद्ध के नाम से जानते हैं। तो इसको भी हमने क्या करना है, याद रखना है। इसके पश्चात में ये तो बात हो गई हमारा मतलब 10 वर्षों के कार्यकाल की, कि 10 वर्षों में इसने पूरे के पूरे भारतीय क्षेत्र में इतने युद्ध लड़े हमारे। ठीक है, बीच में हम लोग निर्वासित जीवन का अध्ययन करेंगे एंड उसके पश्चात में जब बाबर पुनः आता है तो उस समय हम लोग जिक्र करेंगे कि एक युद्ध यो और करता है 1555 से 56 के मध्य में, जो कि उस समय सूर्यवंश के वंशज हमारे इस दिल्ली और आगरा वाले क्षेत्र में अपनी सत्ता को स्थापित किए होते हैं, लेकिन वो सत्ता उनसे संभल नहीं रही होती है। इन्हीं सारी परिस्थितियों का फायदा उठा करके क्या करता है, 1555 में ये आता है और आक्रमण करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी ये हमारा एक संघर्ष होता है जिसको हम लोग मच्छीवाड़ा के युद्ध के नाम से या संघर्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये युद्ध कहां पे होता है, तो मच्छीवाड़ा क्षेत्र में ही होता है। तो इस युद्ध का जिक्र भी हम कर देंगे। ठीक है, तो फिलहाल में इतने सारे युद्ध हुमायूं के द्वारा हमारे किए गए भारतीय क्षेत्र में, जो कि हुमायूं बड़े ही वीरता के साथ लड़ता रहा, और लड़ता क्या रहा, बेवकूफ था तो भागता भी रहा। ये स्थायी रूप से स्थायी नहीं था। हम लोग यार पढ़ते ही चले आ रहे हैं और अध्ययन कर भी रहे हैं कि वो संधि करता था, इतना बड़ा बेवकूफ था कि अपने तरफ से संधि तो करता था, लेकिन और जो शासक थे वो संधि के पश्चात में मन में अपने कसक रख लेते थे, तो बाद में पुनः आक्रमण करते थे। और सबसे बड़ी असफलता का कारण हुमायूं का यही था कि वो संधि करता था। ठीक है, यानी एक प्रकार से समझौता करता था, समझौता ज्यादा करता था। इसी कारणवश वो अपने संपूर्ण जीवन में एक स्थान से दूसरे स्थान भागता ही रहा हमारा, चाहे वो युद्ध जीतने के लिए हो या युद्ध हारने के पश्चात हो हमारा। ठीक है, देखते हैं इसी में कलिंजर के संघर्ष का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया था कि ये जो कलिंजर का संघर्ष है ये हमारे हुमायूं का शासक बनने के पश्चात में, या एक प्रकार से बोले तो हुमायूं के बादशाह बनने के पश्चात में पहला जो हुमायूं ने आक्रमण किया भारतीय क्षेत्र में वो किया कलिंजर के किले में। और ये किसके मध्य में होता है, तो ये होता है प्रताप रुद्रदेव के मध्य में और हुमायूं के मध्य में, जो कि प्रताप रुद्रदेव की इसमें हार होती है। और इनका जो एक प्रकार से सहायता प्रदान करते हैं वो अफगान प्राप्त करते हैं या अफगानों की सहायता भी करते हैं, लेकिन फिर भी हुमायूं इसमें क्या होता है, जीतता है। ठीक है, और अफगान ये वही अफगान है जिनका युद्ध
हमारा बाबर के साथ में हुआ था 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में। ठीक है, तो घाघरा के युद्ध में इब्राहिम लोधी का एक भाई था जिसको हम लोग महमूद लोधी के नाम से जानते हैं। ये कौन था? अफगान था। तो इसको बाबर ने मतलब मारा नहीं था, ये अपना किला छोड़ करके स्वयं भाग जाता है बिहार बंगाल वाले क्षेत्र में, बंगाल वाले क्षेत्र में बेसिकली। तो वहां पे ये भाग जाता है, तो बाबर क्या करता है, उसको मतलब कुछ नहीं करता और बाबर उसके स्थान पे अपनी सत्ता स्थापित कर देता है। और फिलहाल में जब ये हुमायूं आता है, कलिंजर के किले पर आक्रमण करता है, तो इस कलिंजर के किले के जो भी हमारे शासक थे प्रताप रुद्रदेव, इनकी सहायता करने के लिए यही अफगान अर्थात महमूद लोधी उभर करके आता है। और यही चीज हुमायूं को थोड़ा सा खराब लगती है कि उस समय अगर मेरे पिता ने तुमको परास्त किया तो था ही, अगर मार दिया होता तो आज तुम इनकी सहायता ना कर रहे होते। और आज मेरे लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है कि मैं तुमसे संघर्ष करूंगा और मुझे ये काफी खराब भी लग रहा है। ठीक है, तो इसमें बड़ी वीरता के साथ में लड़ता भी है लेकिन फिर भी परास्त हो जाता है। तो इसका जिक्र हम लोग कर चुके हैं फिलहाल में कलिंजर के युद्ध की। आज जो हम बात करेंगे वो पुनः हम लोग बात करते हैं दोहरिया के युद्ध की। हम जो बात करेंगे दोहरिया के युद्ध की बात करते हैं, जो कि 1530 में बादशाह बनने के पश्चात में 1532 में अर्थात कलिंजर के युद्ध के पश्चात में दोहरिया का युद्ध होता है हुमायूं से। हुमायूं यानी ये कब होता है, तो ये होता है 1532 ईस्वी में। किसके मध्य में होता है? यह होता है हुमायूं हुमायूं एवं और किसके मध्य में? ये अफगानों के मध्य में होता है। हुमायूं एवं अफगानों के मध्य में होता है। मैंने पहले ही बोला कि ये अफगान कौन थे, तो ये वही अफगान है जो कि घाघरा के युद्ध में जिनको बाबर ने पराजित किया था। लेकिन ये पुनः क्या करता है कि जब हुमायूं हमारा एक प्रकार से बोले तो ये यूपी वाले क्षेत्र में, दोहरिया कहाँ पे पड़ता है? ये यूपी वाले क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, यानी अवध का जो भी हमारा क्षेत्र आता है यूपी में, ये वही उसी साइड में पड़ता है। तो ये जो अफगान होते हैं अर्थात जो महमूद लोधी था, ये अफगानों का नेतृत्व कर रहा था। और ये क्या करता है कि हुमायूं के मतलब जो भी साम्राज्य था या जो भी सत्ता थी, ये इसको जीतने के फिराक में था। तो ये इस समय काफी शक्तिशाली भी था, तो ये हुमायूं को जीतने की फिराक में था। और हुमायूं इन सारी चीजों से पहले ही अवगत हो चुका था या परिचित हो चुका था। तो जिस कारणवश ये भी रणनीति बनाता है और क्या करता है, अफगानों के प्रति अर्थात एक प्रकार से बोले तो महमूद लोधी के प्रति हुमायूं क्या करता है, एक युद्ध छेड़ देता है, जिसको हम लोग दोहरिया के युद्ध के नाम से जानते हैं। कहां पे पड़ता है? तो ये यूपी अवध वाले क्षेत्र में पड़ता है। इसको भी हमने याद रखना है। यूपी अवध वाले क्षेत्र में ये आगे बढ़ रहा होता है, तभी ये सारा सिस्टम यहाँ पे होता है। और फिलहाल में इन अफगानों की सहायता के लिए ही हमारा सर्वप्रथम कौन आता है? ये शेर खां आता है। अब ये शेर खां, इसका जिक्र हम करेंगे आगे। मैंने पहले ही बोला इसी को भारतीय क्षेत्र में शेर शाह सूरी के नाम से जाना गया। ठीक है, तो अफगानों का नेतृत्व तो वैसे भी हमारे महमूद लोधी कर रहे थे, और वैसे भी ये संघर्ष दोहरिया का युद्ध जो है ये हुमायूं और महमूद लोधी के मध्य में होता है 1532 में। तो एक प्रकार से बोले इन अफगानों की सहायता के लिए आते हैं शेर खां, और शेर खां इन अफगानों की एक प्रकार से बोले तो इस युद्ध में सहायता करते हैं। लेकिन चाहे जितना कर लो बेटा, बाप बाप होता है। एक होती है ना कहावत कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तो वही बोला कि हुमायूं तो यार पहले से था ही जो भी था। तो उसमें क्या हुआ कि हुमायूं ने इसको क्या किया, बड़ी ही वीरता के साथ में लड़ा हमारा महमूद लोधी, लेकिन फिर भी इससे हुमायूं से क्या होता है, हार जाता है। और जैसे ही अफगानों को परास्त करता है हुमायूं, तो शेर खां भी डर करके चला जाता है कहां पे, चुनारगढ़ के किले पे।
चुनारगढ़ के किले पे जाता है और यहीं पे ये 1532 में ये हमारा क्या होता है कि ये युद्ध समाप्त होता है दोहरिया का। तो इस दोहरिया अवध वाले क्षेत्र पर हमारा किसका मतलब एक प्रकार से बोले तो किसका शासन हुआ, ये शासन हुआ हमारा एक प्रकार से हुमायूं का। ठीक है, तो हुमायूं का शासन हो गया पूरा ये अवध वाला क्षेत्र, थोड़ा बहुत बिहार वाला क्षेत्र। यहाँ पे भी क्या होती है कि हुमायूं की सत्ता हमारे स्थापित हो जाती है, अर्थात मुगलिया सल्तनत धीरे धीरे विस्तार या विस्तरित रूप ले रहा था इस पूरे के पूरे भारतीय क्षेत्र में। ठीक है, तो इसके पश्चात में क्या होता है कि शेर खां जो है वो भाग जाता है, अर्थात एक प्रकार से बोले जब वो समझ जाता है या समझ गया था कि एक प्रकार से अब हम लोग जीत नहीं पाएंगे, तो वो भाग करके जाता है चुनारगढ़ के किले पर, जो कि ये क्षेत्र भी हमारा अर्थात बोले तो अवध से आगे बढ़ते हुए बिहार वाले क्षेत्र में अर्थात शायद आता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस क्षेत्र को भी जीतने के लिए क्या होता है, हुमायूं आगे बढ़ता है। और अभी जो है शेर खां जो है ये उतना शक्तिशाली नहीं था, अभी ये उतना मतलब एक प्रकार से योद्धा तो था, शासक भी था, लेकिन एक प्रकार से बोले तो उतना इसके पास में ना ही सेना वगैरह थी और ना ही ये उतना शक्तिशाली था। तो एक प्रकार से बोले तो यह एक कमजोर शासक के तौर पे जाना जाता था या कमजोर स्थिति में था। अभी अभी ये हुमायूं का कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो हुमायूं क्या करता है कि आक्रमण करता है चुनारगढ़ के किले पर ये 32 के पश्चात में, और यहाँ पे क्या होता है कि चुनारगढ़ के किले को चारों तरफ से घेर लेता है कौन, हुमायूं, और अपना डेरा यहाँ पे डाल देता है। और चुनारगढ़ के किले पर मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पे हमारा शेर खां पहले ही पहुंच चुका था, तो यहाँ पे शेर खां का आधिपत्य था, शेर खां यहाँ पे था इस किले पर। और हुमायूं जब यहाँ पे पहुंचता है तो शेर शाह से इस पूरे के पूरे चुनारगढ़ के किले को क्या करता है, छीनना चाहता है। और इन सारी चीजों से या इन सारी परिस्थितियों से अवगत हो जाता है हमारा शेर खां, तो वो क्या करता है, अपने आप को सरेंडर कर देता है। क्या करता है कि वो जब सरेंडर करता है तो एक प्रकार से बोले शेर खां हुमायूं का आधिपत्य स्वीकार करता है, और यहाँ पे हुमायूं उसको मारता नहीं है और क्या करता है कि उससे एक संधि कर ली जाती है। मैंने पहले ही बोला कि इसकी असफलता का सबसे बड़ा कारण एक ही था। पहला कारण था कि साम्राज्य का विभाजन कर देना अपने भाइयों में, साम्राज्य का विभाजन हुआ तो सारी चीजें बट गई जिससे कि सत्ता कमजोर हो गई। और दूसरा इसकी असफलता का कारण था, वो था हमारा कौन, तो वो था हमारा संधि करना। अरे जब जीत रहे हो तो यार जीतो ही ना, यानी जब दुश्मनी ले ही लिए, शत्रुता जब हो ही गई तो पूर्ण रूप से शत्रु के सामने शत्रुता रखना ही यही बुद्धिजीविता है। शत्रु के साथ में मित्रता करना ये बुद्धिजीविता नहीं है। एक बार अगर शत्रुता हो गई तो यार मेरा मतलब यही कहना है कि अगर एक बार बैर हो गया तो बैर हो गया। कहावत सुनी होगी या रहीम दास जी का एक बहुत ही प्रचलित हमारा दोहा है कि रहीमन धागा प्रेम का। ठीक है, तो ये हमारा एक जो भी सारा सिस्टम है रहीमन धागा प्रेम का, ये सिस्टम या ये जो दोहा है हमारा, ये थोड़ा सा फिट बैठता है कि अगर एक बार बैर हो गया, दोबारा अगर संधि हुई तो फिर गांठ पड़ना तय है। ना आप उतने अच्छे से हमसे मतलब घुल मिल पाओगे और ना हम आपसे। ठीक है, तो उसकी असफलता का एक कारण ये भी था। तो यहाँ पे क्या होता है कि चुनारगढ़ के किले पर हुमायूं यानी यहाँ पे किसके साथ में होता है, तो ये हमारा होता है हुमायूं यानी हुमायूं एवं शेर खां के मध्य में, शेर खां के मध्य में। अभी मैं इसका नाम शेर शाह सूरी जानबूझ के नहीं लिख रहा हूं क्योंकि अभी इसका नाम शेर शाह सूरी नहीं पड़ा। ठीक है, तो अभी हम इसको केवल और केवल शेर खां के नाम से जानते हैं। हुमायूं एवं शेर खां के मध्य में क्या होता है, संघर्ष या युद्ध होता है।
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चुनारगढ़ के आक्रमण के नाम से या चुनारगढ़ के संघर्ष या युद्ध के नाम से जानते हैं। इसमें हुमायूं और किसके मध्य में, यानी हुमायूं एवं ये शेर खां के मध्य में, शेर खां के मध्य में हमारी क्या होती है, संधि हो जाती है, संधि होती है। और इस संधि में क्या क्या होता है कि इस संधि में हुमायूं के द्वारा जितने भी हमारे इस आक्रमण में जो भी खर्च आया था या जो भी हुमायूं के द्वारा इस आक्रमण के दौरान में जो भी क्षतिपूर्ति हुई थी या जो भी धन संपत्ति का खर्च आया था, उन सारी चीजों की भरपाई हमारी कौन करता है, वो हमारा शेर शाह सूरी अर्थात शेर खां कर देता है। और इसको काफी सारा धन दिया जाता है, काफी सारी संपत्ति दी जाती है। जो भी क्षतिपूर्ति होती है इस युद्ध में, उन क्षतिपूर्ति को शेर खां क्या करता है, उसकी भरपाई करता है। और इस संधि से हुमायूं काफी प्रसन्न होता है। यार प्रसन्न होना बनता भी है, क्योंकि बिना युद्ध किए ही क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति सरेंडर कर दे और आपके सामने हाथ पैर जोड़ दे कि हम आपसे युद्ध करना नहीं चाहते हैं, हम आपका आधिपत्य स्वीकार करते हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ठीक है, तो हुमायूं तो काफी प्रसन्न हुआ, लेकिन शेर खां थोड़ा सा प्रसन्न भी था। और प्रसन्न इस कारणवश था क्योंकि जीवित बच गया था इस युद्ध में, और पुनः वो चुनारगढ़ के किले पर पुनः यहीं पे रह जाता है। तो क्या होता है कि इसने, शेर खां ने अपने पुत्र को, जिसको हम लोग कुतुब खां के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, इसको भी याद रखिएगा, कुतुब खां के नाम से जानते हैं। ये कौन था, तो ये शेर खां का पुत्र था। इस कुतुब खां को इसी संधि में शेर खां क्या करता है, हुमायूं के साथ में भेज देता है कि इस संधि में काफी सारे पैसे वगैरह तो दिए ही गए, और कुतुब खां को भी हुमायूं के साथ में भेज दिया गया कि शेर खां ने कहा कि कुतुब खां तुम जाओ और हुमायूं की देखरेख या सेवा करो, या एक प्रकार से बोले तो कुतुब खां को भेजा गया किसके संदर्भ में, यानी एक सूबेदार बना करके भेज दिया गया हुमायूं के साथ में। अब हुमायूं क्या करता है कि इस मतलब चुनार वाले क्षेत्र पर जीतने के पश्चात में ये वापस चला जाता है अपने क्षेत्र में। शेर खां यहीं पे रहता है, ठीक है, और इसका पुत्र कुतुब खां भी सूबेदार के रूप में हुमायूं के साथ में सेवादारी करने के लिए हुमायूं के साथ में जाता है। ठीक है, इसकी असफलता का एक कारण ये भी था कि संधि हो गई, संधि करने के पश्चात में इसने शेर खां अर्थात शेर शाह सूरी को छोड़ दिया। अब शेर शाह सूरी यार मन में कसक तो रह ही गई कि हम आपसे कम क्यों रहें, अब यार तुमने हमको छोड़ दिया, ये तुम्हारी गलती है। क्योंकि युद्ध में हमारी क्या होती है कि शत्रुता जब तक दोनों तरफ से नहीं होगी तब तक किसी भी प्रकार की कोई शत्रुता का भाव नहीं आएगा। शत्रुता का भाव तभी आता है जब व्यक्ति आपस में एक दूसरे से टकराव की स्थिति बनती है या आपस में मनमुटाव होता है, एक दूसरे के विचार या विमर्श आपस में क्या नहीं होते, यानी विचार मैच नहीं करते हैं, तभी शत्रुता का भाव आता है। और शत्रुता हो या मित्रता हो, ये दोनों तरफ से होती है, एक तरफ से कभी नहीं होती है। ठीक है, तो इस कारणवश एक हमारा इसकी असफलता का कारण ये भी था कि यह इसको छोड़ देता है, और अभी इसको यहीं पे अगर मार देता हुमायूं तो इसको भारतीय क्षेत्र को छोड़ करके शायद आगे ना जाना पड़ता। ठीक है, क्योंकि यह इसको यहाँ पर छोड़ देता है। यहाँ पे अभी ये उतना शक्तिशाली नहीं था शेर खां, जो कि हुमायूं से काफी कमजोर था। ठीक है, तो हुमायूं यहाँ पे शक्तिशाली होता है शेर खां से, लेकिन फिर भी छोड़ देता है। और इसके पश्चात में जब ये चुनारगढ़ के किले को छोड़ करके या जीत करके जाता है, तो क्या होता है कि ये एक दीन पनाह का निर्माण करवाता है। क्या करवाता है, दीन पनाह का निर्माण करवाता है। और इस दीन पनाह के निर्माण के पश्चात में अपने जितने भी इसके भोग विलास के कार्य होते हैं
वो उन सारे भोग विलास के कार्यों में लीन हो जाता है। और इन भोग विलास के कार्यों में जब हुमायूं लीन था तो इसको पता चलता है कि हमारे गुजरात मालवा वाले क्षेत्र में एक शासक और उभर करके आ रहा है जो कि मुगल सत्ता को कभी भी चुनौती दे सकता है। मुगलिया सल्तनत को इससे खतरा है तो वो पुनः रणनीति बनाता है। 1535 और 36 के मध्य में क्या होता है कि हुमायूं का संघर्ष होता है बहादुर शाह के संदर्भ में। और ये बहादुर शाह कहां पे होता है, तो ये बहादुर शाह का जो संघर्ष था ये हमारा 1535 ईस्वी से लेकर के 1536 ईस्वी के मध्य में क्या होता है, ये हमारा बहादुर शाह से संघर्ष होता है। और किसके किसके मध्य में होता है, तो ये होता है हुमायूं यानी हुमायूं एवं बहादुर शाह के मध्य में होता है। बहादुर शाह के मध्य में होता है। और फिलहाल में किन क्षेत्र में ये बहादुर शाह था, तो गुजरात मालवा वाले क्षेत्र में बहादुर शाह का शासन चलता था। ठीक है, फिलहाल में एक कहानी यहाँ पे प्रचलित है, कहानी को थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ इतिहासकारों के द्वारा एक कहानी ये प्रचलित है। फिलहाल में यहाँ पे हुमायूं जीतता है और बहादुर शाह की क्या होती है, हार हो जाती है। ठीक है, यानी हुमायूं ये मालवा और गुजरात का क्षेत्र जीत लेता है जिससे कि बहादुर शाह क्या होता है, यहाँ पे हार जाता है। ठीक है, फिलहाल में यहाँ पे एक कहानी प्रचलित है और यहाँ भी वो बेवकूफी ही करता है। कौन, हुमायूं। यार यहाँ पे भी उसने बेवकूफी की। शेरशाह सूरी से संघर्ष करने के पश्चात में उसने संधि कर ली और शेरशाह सूरी को छोड़ दिया, तो उसकी बेवकूफी ये भी थी। ठीक है, और दूसरी बेवकूफी वो यहाँ पे आकर के बहादुर शाह से भी करता है। यहाँ पे वो जीतता तो है लेकिन यहाँ पे पुनः वो बहादुर शाह को छोड़ देता है, यानी उसको मृत्युदंड नहीं देता है। क्या होता है कि इसकी ये हमारी बेवकूफी ही होती है। ठीक है, एक प्रकार से यार अपने शत्रु को छोड़ देना ये कहाँ की बुद्धिजीविता है। जानते भी हो कि ये हमारा शत्रु है, अगर हम एक बार इससे लड़ चुके हैं तो यार जाहिर सी बात है कि उससे लड़ते ही रहो, या तो आप रहोगे या तो हम रहेंगे। शत्रुता इस प्रकार की होनी चाहिए। शत्रुता ये नहीं होनी चाहिए कि आज हम शत्रु हैं और आगे चल करके हम मित्र बन जाएं। तो इस प्रकार की ना ही शत्रुता रखिएगा और ना ही मित्रता रखिएगा। जिसके साथ में मित्रता हो उसके साथ में केवल और केवल मित्रता होनी चाहिए, और जिसके पास में शत्रुता हो केवल और केवल दुश्मनी का भाव ही होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है कि हुमायूं और बहादुर शाह के मध्य में युद्ध होता है 1535 एवं 36 के मध्य में, जिसमें हुमायूं की जीत होती है और बहादुर शाह की हार होती है। और इस पूरे के पूरे एक प्रकार से बोले गुजरात और मालवा वाला क्षेत्र हुमायूं के अंतर्गत आ जाता है। यहाँ पे इतिहासकारों के द्वारा एक कहानी प्रचलित है। क्या कहानी प्रचलित है उसको देखते हैं। कि कहानी ये प्रचलित है कि एक प्रकार से जब हुमायूं हमारा जाता है कहां पे, हुमायूं जब जाता है बहादुर शाह से संघर्ष करने के लिए, तो बहादुर शाह उस समय अपने साम्राज्य में नहीं होता है, अर्थात गुजरात वाले क्षेत्र में या मालवा वाले क्षेत्र में जहां भी इसका शासन होता है उस समय हमारा एक प्रकार से बोले तो ये वहां पे स्थापित नहीं होता है, अर्थात ये दूसरे स्थान पे हमारा चला जाता है संघर्ष करने के लिए। और ये संघर्ष करने के लिए कहां जाता है बहादुर शाह, तो ये चित्तौड़ वाले क्षेत्र में जाता है, जो कि एक प्रकार से शायद राजस्थान वाला क्षेत्र आता है। ठीक है, चित्तौड़ वगैरह, तो ये चित्तौड़ वाले क्षेत्र में चित्तौड़गढ़ नाम से प्रचलित है आज भी। तो ये बहादुर शाह उस समय अपने साम्राज्य में स्थापित नहीं था, तो ये चला जाता है चित्तौड़ वाले क्षेत्र में। और चित्तौड़ वाले क्षेत्र में जब ये जाता है तो वहां पे हमारी एक राजकुमारी थी उस समय, जो कि चित्तौड़गढ़ के किले पर अपना साम्राज्य स्थापित किए हुए थी। तो बहादुर शाह सोचता है कि क्यों ना हम जाकर के चित्तौड़ के क्षेत्र में आक्रमण करें और अपने साम्राज्य का विस्तार करें। ठीक है, तो क्या होता है कि चित्तौड़ के क्षेत्र में उस समय हमारी
एक राजकुमारी या एक प्रकार से बोले तो एक महारानी हमारी होती है, जिनको हम लोग एक प्रकार से बोले तो कर्णवती के नाम से जानते हैं या महारानी कर्णवती करके जानते हैं। ठीक है, महारानी कर्णवती, महारानी कर्णवती के नाम से जानते हैं, ये नाम याद रखिएगा, जो कि चित्तौड़ वाले क्षेत्र पे अपनी सत्ता को स्थापित किए हुए थी। और ये कर्णवती जो है ये महारानी भी होती है, और एक हमारे शासक थे जिनका नाम था विक्रमजीत, ये उनकी संरक्षिका भी होती हैं। ठीक है, तो संरक्षिका भी थी और महारानी भी थी। तो ये बहादुर शाह उस समय अर्थात 1535 से 36 के मध्य में क्या होता है, चित्तौड़ वाले क्षेत्र को जीतने के लिए गया था, जिस समय हमारा हुमायूं आया था बहादुर शाह से संघर्ष करने के लिए। ठीक है, तो इस संदर्भ में क्या होता है कि महारानी कर्णवती, और वैसे भी यार महिला वर्ग जो है ये पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं जो है वो लड़ने भिड़ने में थोड़ा सा कम होती हैं। ठीक है, और ये महिलाओं को वैसे भी यार जो भी सारा सिस्टम है ये युद्ध वगैरह शोभा नहीं देता है, चाहे ये आज की स्थिति हो या प्राचीन स्थिति रही हो। ठीक है, तो महिलाओं का कार्य पुरुषों की अपेक्षा जो होता है वो दूसरे किस्म का होता है। पुरुषों की तुलना महिलाओं से वो भले ही आज हमारे माननीय मोदी जी का भले ही कहना हो कि जो भी हमारी बेटियां हैं वो बेटों से कंधे से कंधा मिला करके खड़ी हो रही हैं, ये बात उनकी जायज है, लेकिन फिर भी मेरा मानना ऐसा है कि ऐसा कुछ मामलों में हो सकता है कि बेटियां बेटों की तुलना में ऊपर उठ सकती हैं, लेकिन जो बेटे कर सकते हैं वो बेटियां कभी नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो वही है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की तुलना करना ये थोड़ा सा मेरे अनुसार ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि महिलाओं के कार्य दूसरे होते हैं और पुरुषों के कार्य दूसरे होते हैं। तो वही सारी चीजें हैं कि महिलाओं को युद्ध करना शोभा नहीं देता है, जिस कारणवश बेचारी ये महारानी कर्णवती क्या होती है कि थोड़ा सा डर जाती है कि अब हमारे क्षेत्र पे बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया, अब हम करें तो करें क्या, क्योंकि इनके पास में किसी भी प्रकार की कोई सहायता करने वाला नहीं था। तो इन्होंने सहायता मांगी किससे, हुमायूं से। अब बेटा जब हुमायूं से सहायता मांग ली गई तो हुमायूं तो पहले से ही बेवकूफ थे, इनको बेवकूफ कहने में हमको तनिक भी हिचकिचाहट नहीं हो रही है। इतिहासकार भले ही कह दिए हों कि ये एक विद्वान बादशाह था, लेकिन मैं इसको विद्वान की संज्ञा नहीं देता हूं और ना ही इसको मैं विद्वान कह करके संबोधित करूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यार जहां तक मैंने हुमायूं का अध्ययन किया या मैंने इतिहास का अध्ययन किया इस हुमायूं के संदर्भ में, और जहां तक मेरी बुद्धिजीविता विकसित हुई अपनी स्वयं की, तो मैं इसको एक बेवकूफ बादशाह की ही संज्ञा देना चाहूंगा। इसने बेचारी ने बताओ इस क्या किया कि इससे मतलब सहायता मांगी कि हमारे मतलब हमारे किले पर चित्तौड़ वाले क्षेत्र पर बहादुर शाह आक्रमण कर रहा है, आप हमारी मदद कीजिए। अर्थात एक इतिहासकारों के द्वारा कहानियों में प्रचलित है या प्रचलन में ये था कि महारानी कर्णवती एक पत्र लिखती हैं हुमायूं के प्रति और उस पत्र के द्वारा उनको संदेशा भिजवाती हैं और बाकायदा एक राखी भी भिजवाती हैं। यानी एक प्रकार से बोले तो हुमायूं को अपने भाई के रूप में मानते हुए उन्होंने सहायता मांगी और पत्र में बाकायदा लिखा कि मेरे भाई मेरी सहायता कीजिए, बहादुर शाह हमारे चित्तौड़ वाले क्षेत्र पे आक्रमण कर रहा है, अर्थात बहादुर शाह के खिलाफ आप संघर्ष करें, हमारी तरफ से सहायता कीजिए। तो इन सारी चीजों से अवगत हो जाता है बहादुर शाह। तो बहादुर शाह भी एक पत्र लिख देता है उसी चित्तौड़ वाले क्षेत्र से हुमायूं के प्रति कि आप भी इस्लाम धर्म से आते हैं और हम भी इस्लाम धर्म से आते हैं, तो हमने इन गैर इस्लामियों के प्रति भी एक जिहाद का नारा छेड़ा है, तो आप इस जिहाद के प्रति हमारी क्या कीजिए, मदद कीजिए। मदद से तात्पर्य यह है कि आप महारानी कर्णवती की सहायता नहीं करेंगे।
और सबसे बड़ी बेवकूफी हुमायूं की यही निकल करके आती है कि चूतिए किस्म के शासक तुम इतने बड़े चूतिए निकल गए कि तुम तो गए थे बहादुर शाह से ही लड़ने। तो यार जब उस बेचारे ने तुमसे सहायता मांगी थी तो लड़ना तो था ही तुमसे बहादुर शाह से, और यहाँ पे तो तुमको बाकायदा सपोर्ट भी मिलता कर्णवती का, दोनों की सेनाएं मिलती तो बहादुर शाह वैसे भी परास्त हो जाता। तो इसकी चूतियापंती यहीं पे दिख जाती है और इसकी बेवकूफी ये दिखती है। ये बेचारा कंफ्यूजन में आ जाता है हुमायूं, और क्या करता है कि ये महारानी कर्णवती की सहायता नहीं करता है। सहायता क्यों नहीं करता? क्योंकि बहादुर शाह के द्वारा भी पत्र भेज दिया जाता है, उसमें वो ये कहता है कि हम जिहाद का नारा छेड़ते हैं, ये गैर मुसलमान हैं, तो आप इस जिहाद में हमारी सहायता कीजिए, अर्थात आप हमसे युद्ध नहीं करेंगे। तो ये चूतिया ही था, इसको फिलहाल में उसकी सहायता करने का एक बहाना था। लड़ना तो तुझको था ही चूतिए बहादुर शाह से, तू चाहे मालवा के क्षेत्र में लड़ता चाहे चित्तौड़ के क्षेत्र में लड़ता, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेवकूफी था, इसके बारे में और बोलना नहीं चाहेंगे। फिलहाल में बहादुर शाह से महारानी कर्णवती क्या हो जाती है? हार जाती है बेचारी, ठीक है। और क्या होता है कि पुनः यहाँ पे बहादुर शाह जब एक प्रकार से बोले तो बहादुर शाह यहाँ पे जीत जाता है, और जीत करके जब यह पुनः अपने क्षेत्र में जाता है तो हुमायूं वहां पे मौजूद होता है, और पुनः यहाँ पे क्या होता है कि ले लो। अब यहाँ पे हमारे मुंह से इसी में बोले ना कि मेरे मुंह पे कभी कभार सरस्वती विराजमान होती है, और जब भी सरस्वती विराजमान होती है तो मेरे मुखार बिंदुओं से फूल ही फूल झड़ते हैं। इसके संदर्भ में तो मैं जितनी गालियां दूं उतनी कम है। क्यों? क्योंकि यार ये अब यहाँ पे क्या हुआ कि बहादुर शाह चित्तौड़ वाले क्षेत्र को जीत करके जब मालवा की तरफ जाता है, तब बहादुर शाह बड़ा दिमागदार था, ये स्वयं में संघर्ष छेड़ देता है हुमायूं से। ले लो, अब पकड़ के यहाँ पे हिलाओ तुमको जब महारानी ने बोला कि हमारी सहायता करने के बहाने तुम लड़ो बहादुर शाह से, तब तो तुम नहीं लड़े। अब तो बहादुर शाह ने तुमसे स्वयं में युद्ध छेड़ दिया, तो तुम किधर के भी ना हुए, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, ठीक है। तो ये मतलब एक प्रकार से बोले कहावत यहाँ पे सटीक बैठती है। तो हुमायूं से संघर्ष होता है, लेकिन फिलहाल में बहादुर शाह से संघर्ष भले ही होता है, लेकिन हुमायूं भी कम थोड़ा सा मतलब शक्तिशाली नहीं था, बेवकूफ था लेकिन शक्तिशाली भी था। तो ये बहादुर शाह को परास्त करता है, और फाइनली मालवा और एक प्रकार से जो भी गुजरात वाला क्षेत्र होता है ये हमारा हुमायूं के कंट्रोल में आ जाता है। और इस मालवा और गुजरात के क्षेत्र में दो सबसे प्रसिद्ध किले थे, जिसको हम लोग मांडू और चंपानेर के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? मांडू एवं चंपानेर के नाम से जानते हैं। इन किलों पे हुमायूं का क्या हो जाता है? हुमायूं की कमांड हो जाती है इन किलों पर। और यहां से जीतने के पश्चात में हुमायूं क्या करता है? पुनः अपने क्षेत्र में दिल्ली और आगरा वाले क्षेत्र में चला जाता है, और फाइनली क्या करता है कि ये मांडू एवं चंपानेर वाले क्षेत्र को क्या करता है कि अपने भाई को सौंप देता है, और भाई से कहता है कि अब तुम यहाँ पे अपनी सत्ता को स्थापित करो और शासन या प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करो। तो ये था पूरा का पूरा हमारा कौन सा संघर्ष? बहादुर शाह के प्रति संघर्ष, जो कि हमारा एक प्रकार से बोले 1535 से 36 के मध्य में हमारा होता है। यही सारी चीजें चल रही होती हैं कि पुनः हमारा शेर खां पुनः आक्रमण करता है। अब देखो, शेर खां को इसने पहले छोड़ दिया था, ठीक है, शेर खां से संधि करके छोड़ दिया था, लेकिन मन में वो भी लेकर के रखा था, ठीक है। तो वो पुनः हुमायूं पे या हुमायूं वाले क्षेत्र पे आक्रमण करता है। तो इसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अर्थात इसके आने वाली क्लास में हम करने वाले हैं। तो इसके आगे की क्लास में हम बात करेंगे चुनारगढ़ के पुनः किले पर जो संघर्ष होता है हुमायूं और शेर खां के मध्य में। फिलहाल में आज की क्लास अगर पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
बाकी हुमायूं के संदर्भ में एक बार इस क्लास को देखने के पश्चात में अपनी बुद्धिजीविता स्वयं की कितनी विकसित हुई ये थोड़ा सा देखिएगा। और इस पूरे के पूरे मुगल काल के दौरान में जितने भी हमारे शासक आए अभी तक में, उनमें से सबसे सबसे अच्छा शासक आपको कौन लगा, या किसका व्यक्तित्व किस प्रकार का था, किसका जीवन किस प्रकार का था, इन तमाम सारी घटनाओं को लेकर के अपने माइंड में एक प्रकार से सोचिएगा भी और देखिएगा भी कि कौन सा शासक किस प्रकार का होता है। ठीक है, फिलहाल में आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ में आनंद लेते चलिए इस पूरे के पूरे मध्यकालीन इतिहास का। और मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत में हम लोग इस समय वर्तमान की स्थिति में मजा मार रहे हैं मुगल वंश का। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल में जहां भी रहें स्वस्थ रहें और मस्त रहें, दिन प्रतिदिन अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहें। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।